Hello friends. So next concept is sale of goods on approval basis. Again 5-1 नंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि कई बार हम अपने गुड्स को सेल करते हैं टू आवर कस्टमर्स ऑन अप्रूवल और एक्सेप्टेंस बेसिस। मान लो मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैंने अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया और मैंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि भाई लेट्स से 7 दिन या 10 दिन। मैंने बोला कि 7 या 10 दिन का आपके पास टाइम है और आप उस टाइम के अंदर अंदर प्रोडक्ट यूज करो। अगर आपको पसंद आता है तो आप एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो आप मुझे वापसी दे देना। बट अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया, जो मैंने 7 दिन का टाइम पीरियड रखा, टाइम पीरियड पूरा हो गया तब तक आपका जवाब नहीं आया तो हम उसे डीम्ड एक्सेप्टेड मानेंगे, डीम्ड सेल मानेंगे। ठीक है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा आपके अपना बिजनेस लॉ में है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो अगर मैं उसकी डेफिनेशन में जाऊं, ये टर्म वहां पर भी डिफाइंड है अप्रूवल वाली। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेल विल टेक प्लेस। सेल कब टेक प्लेस होगी, सेल कब मानी जाएगी? और द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखा होगा कि सेल कब मानी जाती है? व्हेन बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर। भाई मान लो मैं किसी शॉप पे गया और मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, ये प्रोडक्ट को मैंने अप्रूवल दे दिया कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, सेल मानी जाएगी। व्हेन बायर डज सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। मान लो बायर कोई ऐसी एक्ट कर देता है, कस्टमर कोई ऐसी एक्ट कर देता है जिससे पता लग जाता है उसने सामान खरीद लिया। मैं किसी शॉप पे गया और मैंने चिप्स का पैकेट उठाया और उठा के खोल के खाना शुरू कर दिया तो मान लिया जाएगा कि मैंने वो खरीद लिया। ठीक है, और तीसरा जिसके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर है, when he does not signify his approval or acceptance to the seller but retain the goods without giving notice of rejection on the expiry of the specified time period or a reasonable time period। मतलब अगर मान लो कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड है, अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो रीजनेबल लिया जाएगा और रीजनेबल टाइम पीरियड या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर बायर ने ना तो एक्सेप्टेंस दिया ना रिजेक्शन दिया तो माना जाएगा कि वो गुड्स बिक गए। मैंने आपको सामान दिया यूज करने के लिए, 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो हाँ कर दो या ना कर दो। अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं बताया मुझे तो मेरी तरफ से मतलब आपकी तरफ से माना जाएगा कि आपने वो गुड्स को खरीद लिया है, सेल कंप्लीट हो जाएगी। इसी पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसके फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द फीचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस? इन दिस केस देयर इज चेंज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब भी गुड्स अप्रूवल के लिए सेंड किए जाते हैं तो पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है। लेकिन इनिशियली क्या होता है? पोजेशन ही ट्रांसफर होता है। ओके, it does not involve the transfer of ownership of goods. Ownership is transferred only if when the buyer gives his acceptance or approval, when goods are not returned within specified या reasonable time। कि जब बायर एक्सेप्टेंस या अप्रूवल दे देगा या फिर टाइम पीरियड जो स्पेसिफाइड था, जो रीजनेबल टाइम पीरियड था, वो एक्सपायर हो गया है और बायर ने अभी तक क्या नहीं करा, रिजेक्शन नहीं दिया, तो वो गुड्स डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। The customer does not incur any liability when goods are merely sent to give। सिर्फ गुड्स यूज करने के लिए दिया तो कस्टमर की अभी कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आ रही है। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि आपको या तो ऑन द डिलीवरी पे करना है या आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एडवांस में ही पे करना होता है ना। जब कई बार गुड्स ऑर्डर करते हो तो वो कैश ऑन डिलीवरी दे ही नहीं रहा, वो कहता है प्रीपेड ऑर्डर है, आपको पहले ही पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन सेलर गुड्स को शिप कर देता है, लेकिन जितने भी आप ऑनलाइन गुड्स खरीदते हो ना वो सब अप्रूवल बेसिस पे होते हैं। आपने देखा होगा हर गुड्स पे, मोस्टली गुड्स पे लिखा होता है 7 डेज रिप्लेसमेंट गारंटी। 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आया तो आप रिप्लेस कर सकते हो, गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो वापसी दे सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, सब पेमेंट तो पहले कर दिए, अगर आपने पेमेंट पहले भी कर दी होगी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड इशू हो जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो इन दैट केस seller ships the goods to buyer even in case buyer had paid in advance, it retains the right of refund if the goods are returned as per the terms and condition agreed between buyer and seller। ये जनरली ऑनलाइन सेल्स में चलता है ऐसा। क्लियर है? ओके, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हमें सीखना क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। डिपेंड करता है कि गुड्स की वॉल्यूम क्या है।
अगर ट्रांजेक्शन बहुत कैजुअल है, कैजुअल मतलब कभी कभार होती है अप्रूवल वाली ट्रांजेक्शन, और एक होता है बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंटली या न्यूमरसली। ठीक है, देखो अगर तो ट्रांजेक्शन बहुत क्या है, कैजुअल है, कभी कभार होती है, तो आप अप्रूवल वाली ट्रांजेक्शन हो, जैसे ही आपने सामान सेंड किया आप उसे ऑर्डिनरी सेल मानकर चलोगे, क्या करोगे आप उसे नॉर्मल सेल मानकर चलोगे। लेकिन अगर गुड्स फ्रीक्वेंटली या न्यूमरसली है तो उस केस में आप क्या करो, उसके रिकॉर्ड बनाओगे। जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदते हो तो वहां पर न्यूमरस ट्रांजेक्शन होती है, तो वहां पर आपको कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। एक तो आप सेल और रिटर्न जर्नल बनाओगे, डे बुक बनाओगे, जिसमें आपके क्या क्या कॉलम होंगे कि कितने गुड्स आपने अप्रूवल के लिए सेंड करे, कितने गुड्स रिटर्न हो गए, कितने अप्रूव हो गए, कितना बैलेंस बचा है, एक डे बुक से बना लोगे। और एक बनाओगे सेल और रिटर्न टोटल लेजर अकाउंट। ठीक है जी, ये एक मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो अगर प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 1/5 है तो सेल का 1/6 होगा, इस तरीके से। अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा। अगर प्रॉफिट सेल का 1/10 है तो कॉस्ट पे कितना होगा, ये 1/11 आएगा। अगर सेल पे 1/11 है तो कॉस्ट का 1/10 होगा। अगर मान लो कॉस्ट सेल का 15% है, सेल का 15% मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट 15 रुपए, तो कॉस्ट होगा 85 रुपए, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 15/85, ऐसे होना, आप इसे देख लेना। ठीक है, नाउ व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली, व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली, तो ये डायग्राम आप देखो, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली, उस केस में मान लो 1 जनवरी 2023 को गुड्स सेंड करे 50,000 रुपए के ऑन अप्रूवल बेसिस, ये कॉस्ट है 50,000 रुपए, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट क्या है 20% ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 20% ऑन कॉस्ट, 50,000 का 10% यानी कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 50 प्लस 10 60,000 रुपए का आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब जब गुड्स अप्रूवल के लिए सेंड करें तो एंट्री विल बी डेटर्स टू सेल्स, कितने से 60,000 से। ठीक है, अब 1 फरवरी 23 को कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, 30% गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। अब जब अप्रूवल के लिए पहले ही हमने भेज दिए थे और सारी सेल की एंट्री डाल ली, अब उसके बाद अगर कस्टमर एक्सेप्ट भी कर रहा है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री, 18,000 के गुड्स की नो एंट्री। उसके बाद अगर गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए तो रिटर्न करोगे तो सेल रिवर्स करोगे, एंट्री विल बी सेल्स टू डेटर्स, मान लो 20% रिटर्न कर दिए तो 12,000 की सेल रिवर्स की एंट्री डाल दी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 31 मार्च 23, देखो 30% एक्सेप्ट हो गए थे, 20% रिटर्न हो गए थे, 50% बैलेंस बचा। अब 31 मार्च 23 को जब आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं तो जो 50% बैलेंस गुड्स कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, अब उस पर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक चीज बताओ, जब हमने गुड्स सेंड करे थे तो हमने पूरी सेल बुक कर दी थी, लेकिन बाद में पता लगा, ईयर एंड पे पता लगा कि भैया 50% गुड्स जो हैं वो अभी भी कस्टमर के पास पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, लेकिन सेल तो मैं पूरी बुक कर चुका हूं, उन 50% गुड्स की भी बुक कर चुका हूं सेल, लेकिन जब वो गुड्स पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तो सेल तो हुई नहीं ना वो भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन 50% गुड्स की सेल रिवर्स करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जो गुड्स मेरे कस्टमर के पास पड़े हैं उसकी ओनरशिप तो मेरे पास ही है ना, चाहे गुड्स वो फिजिकली मेरे पास नहीं है, हमने इन्वेंट्री में भी देखा था गुड्स फिजिकली मेरे पास नहीं है बट ओनरशिप तो मेरे पास ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन बैलेंस 50% गुड्स को अपनी इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। तो 2 एडजस्टमेंट एंट्री डालते हो आप, एक डालते हो सेल्स टू डेटर्स, कितने से 30,000 से, ये जो 50% गुड्स जो बच गए सेल टू डेटर 30,000 रुपीज से, ये सेलिंग प्राइस पे होती है एंट्री। फिर एक इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 25,000 रुपए, ये किस पे होती है, ये होगी कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी थी भाई, कॉस्ट थी प्रॉफिट था 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 30,000 में 1/6 यानी कि 5,000 माइनस करोगे तो 25,000 रुपए कॉस्ट आ गया। क्लियर है, ये 31 मार्च 23 की एंट्री होगी। नाउ 1 मई 23 को अब गुड्स जो बैलेंस थे ना, जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल थे, वो पूरे आप रिवर्स कर चुके। अब उसके बाद अगर मान लो कस्टमर ने रिटर्न कर दिए गुड्स तो नो एंट्री, क्योंकि हम 31 मार्च को जो बैलेंस गुड्स थे उनकी रिवर्सल की एंट्री डाल चुका हूं ना मैं। अब दोबारा अगर कस्टमर कोई गुड्स रिटर्न कर रहा है तो नो एंट्री। अगर कस्टमर ने 1 जुलाई को गुड्स एक्सेप्ट कर लिए 10%, अब सेल की एंट्री डालनी पड़ेगी डेटर्स टू सेल्स। ठीक है, और 31 जुलाई मान लो लास्ट डेट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट है और कस्टमर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो जो बैलेंस गुड है वो डीम्ड सेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम्ड सेल माना जाएगा। तो क्रक्स क्या निकलता है, क्रक्स ये निकलता है कि कैजुअल मेथड के केस में जब गुड्स अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो पूरी सेल बुक करते हैं, उसके बाद ईयर एंड तक
अगर गुड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं तो नो एंट्री, क्योंकि पहली सेल बुक हो चुकी है। रिटर्न की रिवर्सल एंट्री, ईयर एंड पे आप 2 एंट्री डालोगे, पेंडिंग फॉर अप्रूवल वाली सेल को रिवर्स करोगे और उसे इन्वेंट्री का पार्ट बनाओगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब गुड्स आपने रिवर्स कर दिए, रिवर्सल के बाद अगर गुड्स आपके क्या हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो नो एंट्री, क्योंकि आपने एंडिंग ऑफ द ईयर पे रिवर्स कर चुके, और गुड्स उसके बाद एक्सेप्ट हो रहे हैं तो सेल की एंट्री। और जब आपकी लास्ट डेट आ गई है तब तक जो बैलेंस गुड्स है उस पर कोई जवाब नहीं आया तो उसको भी आप सेल मानकर खत्म करोगे। यस और नो, ये कैजुअल मेथड हो गया। अब इसमें कुछ नोट्स हैं। अगर मान लो गुड्स आपके हायर प्राइस पे एक्सेप्ट होते हैं, ज्यादा प्राइस पे एक्सेप्ट होते हैं, जैसे मान लो आपने गुड्स जो भेजे थे वो भेजे थे 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, लेकिन कस्टमर ने बोला मुझे पसंद आते हैं, मैंने बोला यार प्राइस बढ़ गया, अब ये 120 हो गया, 100 की बजाय कितना हो गया, 120 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। कस्टमर कह रहा है ठीक है मैं तो 120 में भी लेने के लिए तैयार हूं, तो जो बैलेंस 20 रुपए बढ़ाया आपने, तो 20 रुपए से आप अपनी सेल को इंक्रीज करोगे, क्योंकि 100 रुपए से तो आप पहली सेल की एंट्री डाल चुके थे, जो 20 रुपए प्राइस बढ़ गया वो प्राइस बढ़ाने के लिए आप सेल इंक्रीज करोगे, एंट्री विल बी डेटर्स टू सेल। सर एक चीज बताओ, इसमें किसी भी केस में मैं कैश टू सेल क्यों नहीं डाल रहा? कैश टू सेल डाल ही नहीं सकते, क्योंकि कैश सेल थोड़ी ना है, आप तो ये क्रेडिट सेल ही होगी ना हमेशा, क्योंकि आपने कस्टमर को यूज करने के लिए भेजा, जब वो पसंद आएगा उसे तो वो रख लेगा और पैसे देगा, तो ये तो हमेशा क्रेडिट सेल ही होगी, पैसा तो बाद में आएगा। अच्छा, कई बार गुड्स एक्सेप्ट होते हैं लोअर प्राइस पे, वही कि भाई 100 रुपए पे गुड्स सेंड करे थे, कस्टमर का फोन आया, वो कहता है कि मेरे को गुड्स समझ में आ रहा है मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट आपका प्राइस ज्यादा है, मैं तो 80 पे एक्सेप्ट करूंगा। मैं तो कितने पे एक्सेप्ट करूंगा? 80 पे एक्सेप्ट करूंगा। मैंने बोला ठीक है 80 पे एक्सेप्ट कर लो। अब 80 पे एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरी 20 रुपए से मेरे को अपनी सेल को कम करना पड़ेगा ना, तो सेल कम करने के लिए क्या करूंगा? उल्टी एंट्री डालूंगा, रिवर्सल एंट्री, सेल्स टू डेटर डिफरेंस अमाउंट। डन। नाउ व्हेन द गुड्स आर सेंट कैजुअली और फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली, तो आपको मेमोरेंडम बुक्स बनानी है, तो इसका फॉर्मेट देखो। मेमोरेंडम बुक्स कैसे बनेंगी आपकी? एक बनेगा सेल और रिटर्न जर्नल, सेल और रिटर्न डे बुक, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स मतलब पार्टी का नेम आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा। एलएफ क्यों आएगा? क्योंकि इससे लेजर पोस्टिंग होगी, ये जर्नल है। कितने गुड्स आपने अप्रूवल के लिए भेजे, कितने गुड्स आपके सेंट नहीं आएगा, एक्सेप्टेड आएगा, कितने गुड्स एक्सेप्टेड है या सोल्ड वर्ड लिख सकते हो, कितने गुड्स रिटर्न हो गए और क्या बैलेंस बचा, वो आ गया आपका। और अकॉर्डिंगली आप एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट में क्या होगा, जितने गुड्स आपने अप्रूवल के लिए भेजे थे तो आप लिखोगे बाय गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कितने गुड्स आपके एक्सेप्ट हो गए, तो 2 गुड्स सोल्ड, कितने रिटर्न हो गए, 2 गुड्स रिटर्न, 2 बैलेंस सीडी, कि कितना गुड्स बैलेंस बचा है। दीज आर ऑल मेमोरेंडम अकाउंट। यहां पर डबल एंट्री सिस्टम चल ही नहीं रहा, ये सिर्फ क्या है, रफ रिकॉर्ड्स है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है। ठीक है जी। मेमोरेंडम जहां पर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो वहां पर आपको मेमोरेंडम अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। पार्टी अकाउंट अगर कभी बनाने के लिए आ जाए तो पार्टी अकाउंट कैसे बनाओगे कि कितने गुड्स आपने सेंड करे थे टू सेल और रिटर्न, कितने गुड्स बिक गए, कितने रिटर्न हो गए, वो आ जाएगा यहाँ पर। अगर उसके बाद बैलेंस पड़ा है तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो ये पार्टी अकाउंट बनेगा आपका। ठीक है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं आरटीबी का। आरटीबी में क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर। मिस्टर कमल सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ दिसंबर 2022। 2 दिसंबर को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 25% 240। ये 240 क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। तो 2 दिसंबर को आप एक सेल की एंट्री डालोगे। ठीक है जी। 10 दिसंबर को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो रिवर्स की एंट्री डाल देना। 17 दिसंबर को रिसीव लेटर फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल बेसिस, एक्सेप्टेंस का लेटर आया तो इसकी नो एंट्री, क्योंकि पहले ही आप पूरी सेल की एंट्री डाल चुके 2 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को पेंडिंग फॉर अप्रूवल है 45,000, तो ये 45,000 का, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो 45,000 की एक तो सेल रिवर्स करोगे और इसे अपनी इन्वेंट्री का पार्ट बनाओगे। अच्छा, इन्वेंट्री का पार्ट कैसे बनेगा, प्रॉफिट इज कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25%, मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट
125 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। तो मैं कह सकता हूं ना कि 45,000 अगर 125 है तो 100 कितना होगा, कितना आएगा 36,000। कितना आएगा 36,000। बोलो क्लियर, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 1/4 है, तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा 1/5, तो 1/5 माइनस करोगे तब भी 36 ही आएगा। तो मिस्टर कमल रिकॉर्ड सेल और रिटर्न एज ऑर्डिनरी सेल्स, नॉर्मल मेथड है, पहले वाला मेथड है, कैजुअल मेथड है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कमल एज्यूमिंग अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। 10th सेकेंड दिसंबर डेटर्स टू सेल्स, फिर जो रिटर्न इनवर्ड हुई आपकी उसकी एंट्री डाली, रिटर्न इनवर्ड टू ट्रेड रिसीवेबल, आप सेल्स टू डेटर भी डाल सकते हो। फिर 23 दिसंबर को सेल रिवर्स करी और इन्वेंट्री विद कस्टमर बनाया, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 36,000 रुपए। सेल रिटर्न की जगह सेल अकाउंट भी यूज कर सकते हो। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, कॉस्ट ऑफ गुड्स विद कस्टमर इज दिस 36,000 रुपए। इट कैन बी कंसिडर्ड दैट ट्रांजेक्शन वैल्यूज आर इनवॉइस प्राइस दैट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन। बोलो जी क्लियर है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता क्या कंफ्यूज होता है मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स थिंक दैट कि सर देखो यहां पर तो 240 का सामान सेंड किया था, ठीक है जी, 1,05,000 तो एक्सेप्ट हो गया, 1,5 रिटर्न हो गया, तो बचा 45। तो 45 कैसे आ गया, ये तो 30 आना चाहिए, ये तो क्या आना चाहिए सर 30 आना चाहिए, समझ रहे हो ना। 1,5 और 1,5 तो 2,10 हो गया, तो यहां तो 30 आना चाहिए तभी तो 240 बनेगा, ठीक है। बट हो सकता है इसमें कुछ ओल्ड गुड्स भी हो, पुराने गुड्स भी हो, तो जो आपको फिगर दे रही है ना 45, आप उसी के हिसाब से काम करके आना। इसमें एज्यूम कर लिया कि हो सकता है उसने पहले भी कभी भेजे हुए हो गुड्स, ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।